आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं। उनमें हमने पढ़ा है एक फिनोमिनन जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? एज मीडियम चेंजेस, जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जो लाइट रे है वो क्या करती है? अपना पाथ वेरिएट करती है, अपना पाथ चेंज करती है। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू, क्या रेफरेंस लेके चलती है? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। बेंडिंग जो होती है वो क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होती है। मींस अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर हमारा ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है नंबर एक, ये ट्रांसपेरेंट है, तब जाके ये फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। ये ट्रांसपेरेंट है, सो मींस यहां पे इस इंटरफेस से ऊपर हमारा मीडियम नंबर 1 है और इंटरफेस से नीचे मीडियम नंबर 2 है। अब यहां पे मैं एक इंसिडेंट करता हूं, एक रे जब इस पे इंसिडेंट हुई, ए कहां हुई इंसिडेंट? बी पॉइंट पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समझने के लिए बी पॉइंट पे एक नॉर्मल एन एन डैश ड्रॉ करेंगे। अब ये जो रे इस एन एन डैश के साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ही ये दूसरा मीडियम में जाएगी तो ये रे ए बी आइदर इट विल बेंड टूवर्ड्स एन एन डैश और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एन एन डैश। बट कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करता है कि whether योर मीडियम नंबर 1 or 2 which one is rarer or denser। ठीक है। अब मैं जो एग्जांपल आपको देखने जा रहा हूं वो इसी के रेलेवेंट है, तो इसीलिए मैंने मीडियम भी वैसे ही चेंज करने जा रहा हूं। नंबर 1 अगर आपका डेंसर है, डेंसर मतलब कंपैरिजन दोनों का हो रहा है, इसका मतलब है दूसरा मीडियम क्या हो गया? रेयरर हो गया। मतलब पहले वाले से दूसरे वाला का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, वो रेयरर हो गया। रेयरर अगर मीडियम हो तो बेंडिंग कहां होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मेरी रे चली गई इस तरफ। अब यहां पे ये रे जो BC है, दैट इज मेकिंग एन एंगल, and this angle is angle of refraction। means angle I is angle of incidence and angle R is angle of refraction। इतनी बात तो समझ आ गई। अब एक बात यहां पे दिखाई दे रही है कि अगर हम रिफ्रैक्शन लेते हैं तो एंगल I जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, दैट विल नेवर बी इक्वल टू एंगल R। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। अगर अब जो केस हम ले रहे हैं इसमें इफ मीडियम 1, जो मीडियम 1 है वो क्या है? डेंसर है, और मीडियम 2 जो है यहां पे, यही कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, रेयरर है। तो अब देखिए एंगल आर जो होगा, अगर लाइट रे रेयरर मीडियम में जा रही है तो जो एंगल होगा मेरा, एंगल आर जो होगा, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल आई। एंगल आई से हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा, अगर मेरा मीडियम नंबर 2 जिसमें मेरी रे इंटर कर रही है अगर वो रेयरर है तो। डन। इसका मतलब है इफ अगर I को मैं इंक्रीज करता जाता हूं, इफ I इज फर्दर इंक्रीज, अगर फर्दर इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता जाएगा? अगर I को फर्दर इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या होगी कि हमें हमारा R भी इंक्रीज होगा, R भी इंक्रीज होगा। I को इंक्रीज किया तो R भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब है I से ज्यादा हमेशा R रहेगा। दैट मीन्स
R will always be greater than angle I। बात समझ आई? अब वो एंगल, अब जैसे जैसे I को बढ़ाते जाओगे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब R ये वाला एंगल है हमारा, यहां पे है एंगल R। तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल R जो है मींस जो BC बना रही है, BC आपके इंटरफेस के साथ साथ हो जाएगी। मींस ये अगर आपका इंटरफेस है तो एक ऐसी वैल्यू आएगी आई की, ये मान लीजिए अब मैंने आई इंक्रीज कर दिया, ये आई, अब ये एंगल आई था आपका, ये वो एंगल है जब आर इतना बढ़ गया कि ये जो ए ये बी है, अब ये जो इंटरफेस के साथ ये नॉर्मल है। अब मेरा आई इतना बढ़ गया कि आर की वैल्यू अब इतनी हो गई है, कितनी हो गई है? आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। आर की वैल्यू कितनी हो गई है? 90 डिग्री हो गई है। 90 डिग्री हो गई है मतलब आपकी जो रे बी सी है वो अब किसके अलोंग ट्रेवल कर रही है? ये बी सी, दैट इज नाउ ट्रेवलिंग अलोंग द इंटरफेस। मींस जो आपका एंगल आर था, नाउ दैट एंगल आर हैज बिकम 90 डिग्री। तो ये कब हुआ? जब मैंने आई को इंक्रीज करता गया, और ये आई की ये वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आई मींस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction is equal to 90 degree. That angle I is known as critical angle. इस एंगल को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ये कौन सा एंगल है? वही एंगल है जिसके ऊपर R की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। अब इसके बाद अगर मैं I को थोड़ा सा भी इंक्रीज करता हूं, I को थोड़ा सा भी इंक्रीज करता हूं, तो मेरी जो रे BC है दैट विल मूव बैक टू द सेम मीडियम। अब वो फिर कहां जाएगी? बैक टू द सेम मीडियम। बट ध्यान रहे अभी भी मेरा इंटरफेस ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, बट लाइट रे बेंड होने की जगह, वहां पे रिफ्रैक्ट होने की जगह अब रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा है? क्रिटिकल एंगल से। मींस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पे रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। सो वो फिनोमिना जिस पे द फिनोमिना at which या इन विच भी कह सकते हो आप, फिनोमिना इन विच जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या है? द फिनोमिना जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। कब हो जाए रिफ्लेक्ट? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स क्रिटिकल एंगल। और इसे मैं लिखूंगा IC। एंगल आई क्या बन जाता है? एंगल IC बन जाता है। तो समझ आया क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो फिनोमिनन है जिसमें जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बराबर या उससे बड़ा हो जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द सेम मीडियम ऑफ इंसिडेंस। जिस मीडियम में आपने इंसिडेंट किया था उसी मीडियम में, इंसिडेंस के मीडियम में ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है इसकी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है या कंडीशन कह सकते हो वो क्या है कि फर्स्ट मीडियम शुड बी डेंसर एंड सेकंड मीडियम शुड बी रेयरर। क्यों? क्योंकि अगर मीडियम रेयरर, दूसरा मीडियम रेयरर नहीं हुआ तो, दूसरा मीडियम रेयरर नहीं हुआ तो आपका
कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा। किससे ज्यादा नहीं होगा? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल नेवर बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपका एंगल आई पहले 90 हो जाएगा एज कंपेयर टू एंगल आर। क्यों? क्योंकि एंगल आई पहले बड़ा होता जाएगा, आर हमेशा उससे छोटा रहेगा। तो इसका मतलब है अगर पहला मीडियम रेयरर है और दूसरा डेंसर है तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास TIR कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, TIR। TIR तभी पॉसिबल है इफ रे जो है, रे इज मूविंग फ्रॉम और ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium, denser to rarer medium। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है बच्चे, तो आपके पास कंडीशन हो गया। पहली कंडीशन क्या हो गई कि रे कहां से मूव करनी चाहिए? डेंसर टू रेयरर। और दूसरी जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशंस आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपके पास क्या बन जाएगा? क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन बन जाएगा। तो ये है बात भाई। इसका मतलब है कि हम ट्रांसपेरेंट मीडिया पे भी, ट्रांसपेरेंट कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडिया हो उस पे भी हम रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन स्टडी कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। और अगर मैं एग्जांपल दे दूं, अगर एग्जांपल ले हम ग्लास की एग्जांपल, ग्लास में आपको पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज ऑलमोस्ट 1.52 होता है क्राउन ग्लास के केस में। और फ्लिंट ग्लास, बेटा ग्लास भी दो किस्म के हैं। अगर ग्लास क्राउन ग्लास लें तो क्राउन ग्लास के केस में 1.52 है, और अगर फ्लिंट ग्लास लें देन इट इज 1.65, दैट इज फॉर फ्लिंट ग्लास। तो अगर ये दोनों केसेस हम लेते हैं तो इन केसेस के लिए अगर क्राउन ग्लास केस लें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन, मींस क्रिटिकल एंगल अगर हम देखें तो पहले वाले केस में क्रिटिकल एंगल जो है दैट इज अबाउट 41.4 डिग्री, and for flint glass this one the angle should be 37.3 degrees। तो अगर हम क्राउन ग्लास पे 41 डिग्री का एंगल बनाए तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर फ्लिंट ग्लास लें तो 37 डिग्री पे, अगर वाटर लें तो 48 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि वाटर जो है, वाटर के केस में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है दैट हैज वैल्यू ऑफ 1.33। तो अगर 1.33 है तो इसका क्रिटिकल एंगल बन जाता है 48.75 डिग्री। इसी तरह अगर हम केस लें डायमंड का, डायमंड के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है दैट इज 2.42, so that's why a critical angle is very small, 24.4 degree। So these are the values of some of the critical angles for certain different materials। So that is a diamond actually, sorry, that is diamond। Done। तो ये बात आपके पास आ गई। और ये एप्लीकेशन बहुत है बच्चे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस बहुत है। या विजिबिलिटीज अगर आप देखें, विजुअल अगर आप दिन में देखें तो ब्रिलियंस जो है डायमंड की, जो ब्रिलियंस है, डायमंड चमकता भी इसीलिए है। सबसे ज्यादा चमक डायमंड में किसके कारण होती है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे उसके अंदर घुस जाती है कोई ना कोई एंगल तो बन ही जाएगा उस पे। क्यों? क्योंकि उसके एजेस बहुत शार्प होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस होते हैं, डिफरेंट इंक्लिनेशंस होती हैं। तो वो जब लाइट रे अंदर घुस जाती है तो वो लाइट रे बाहर आती ही नहीं है, क्योंकि अंदर है डेंसर, बाहर है रेयर। तो लाइट रे जो अंदर वाली है वो बाहर आती नहीं है, निकलती ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर ही घूमती रहती है, अंदर ही मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती रहती हैं। तो इसीलिए वो आपका स्पार्क करता है। और दूसरा एक बड़ा इंपैक्ट एप्लीकेशन से पहले एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, द मिराज इफेक्ट। मिराज जिसे तुम कहते हो, जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। अगर आप कभी रास्ते में जा रहे हो, न्यूली मेड चारकोल पेस्टेड कोटेड
अगर आप रोड पे जा रहे हो तो आपको देखना कभी भी दिखाई देता है। देखिए अब हम रेगिस्तान में तो गए नहीं, वहां की एग्जांपल क्या देनी आपको, पर रोड के ऊपर आप अगर जा रहे हो तो यू माइट सी द वाटर इज ऑन द रोड, दूर दूर दिखाई देता है। मोस्टली आजकल गर्मियों में वहां पे आपको दिखाई देगा वाटर होगा रोड के ऊपर, बट जैसे ही पास पहुंचते हैं तो पानी नहीं दिखाई देता है। यही इंपैक्ट जो है ये हॉट सैंड्स पे या रेगिस्तानों में दिखाई देता है। वहां पे हमें सराउंडिंग जो थोड़ा दूर का जंगल होता है उसकी पिक्चर्स या उसकी इमेजेस या उसके बने ही जो मिडोज हैं वो हमें दिखाई देती हैं सैंड के ऊपर, और जैसे ही सैंड के पास पहुंचते हैं हमें कोई पेड़ पौधा या कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैट इज इंपैक्ट, दैट इज कॉल्ड योर मिराज, एंड दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बच्चे दूसरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, वन ऑफ देम इज एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी के बारे में सभी ने सुना है। एंडोस्कोप इज अ डिवाइस, एंडोस्कोपी इज अ प्रोसीजर फिनोमिनन जिसमें आप क्या करते हो, आपके मुंह में एक छोटी सी नली डाली जाती है। वो नली क्या है वो उसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। वो नली डाली जाती है, उसके एक एंड पे छोटी सी लाइट सोर्स का मोस्टली एलईडी डाला जाता है और आपके पेट में ले जाया जाता है थ्रू योर ईसोफेगस, दैट इज योर फूड पाइप। फूड पाइप से अंदर ले जाया जाता है। जैसे ही अंदर पहुंचता है आपके डॉक्टर को या विजुअल अगर कैमरा वहां पे दूसरे एंड पे लगाया गया है तो वो इजिली आपकी पेट के एम्प्टी स्टोमक को स्कैन कर सकता है, डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो पाइप की बात की है वो छोटा सा जो नली जो है वो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन में से एक है, जो सिर्फ एंडोस्कोपी या कैमरास के लिए यूज नहीं की जाती, बट दैट इज टुडे वी आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर कम्युनिकेशन। आप सभी सुन रहे होंगे कि वी आर यूजिंग जियो फाइबर, different other fibers. We are having your Bharat fiber, that application, the device, or you can say the wire that they are using, that is that fiber. वो फाइबर क्या यूज कर रहा है, उसमें लाइट ट्रेवल कर रही है, उसमें एक लेजर बीम ट्रेवल कर रहा है, वहां पे करंट नहीं है। पहले क्या था, जो टेलीफोन वायर थी उनके बीच में क्या था, कॉपर की वायर थी, उसमें करंट पास की जाती थी एक एंड से दूसरे एंड पे, और उसी के हेल्प से हम क्या कर लेते थे, we used to have the communication from one point to another. But nowadays with the need of a speed communication we are using light as a traveling में। जो लाइट है, जो लेजर बीम अगर आप ले लेते हो, वो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दैट लाइट। उस लाइट में क्या स्टोर किया होता है हमने, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, और वो दूसरी जगह जाके उसे वापस हम रिट्रीव कर लेते हैं। और दो सोच लो, सबसे ज्यादा जो मूव करने वाली, सबसे ज्यादा जो स्पीडी ऑब्जेक्ट है, दैट स्पीडी ऑब्जेक्ट या स्पीडी जो फिजिकल थिंग है, दैट इज अ लाइट। लाइट से ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं चलता, लाइट से ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं चलता है। तो हम लाइट को ही सोर्स यूज कर रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो उस लाइट सोर्स से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पॉसिबल कम्युनिकेशन हमें मिल जाता है। बात समझ आ रही है? तो अब हम बात करते हैं उसी एप्लीकेशन की। सो दैट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स, दैट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है भाई? ऑप्टिकल फाइबर एक हेयर, आपने कैपिलरी पढ़ी हुई है ना, हेयर लाइक ओपनिंग होती है, बट ये एक हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रैंड है। किसका बड़ा होता है? मोस्टली प्लास्टिक का, बड़ा ही फाइन क्वालिटी प्लास्टिक, आर ग्लास। भाई ग्लास भी अगर छोटा हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर का हो, दैट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, दैट कैन ऑल्सो बी बेंट डाउन। सो आपके पास एक फाइबर है जिसका साइज कितना है, हेयर के जितना, लेकिन ध्यान रखो, देखो अभी कि उस हेयर लाइक के बीच में भी क्या क्या है। अब उस हेयर लाइक जो आपकी वो वायर या छोटी सी पाइप आपके पास है, उसके भी एटलीस्ट दो हिस्से हैं, एटलीस्ट दो हिस्से हैं, बट हम उसकी 3 लेयर स्टडी करेंगे। अब आपके पास है ये इतना फाइबर, ये इतना है नहीं है, ये फाइबर का साइज नहीं है, फाइबर तो हेयर जैसा है, ये मैं थोड़ा बड़ा करके हम पढ़ रहे हैं। अब इसका बीच का एंड ये आ गया, तो मैं इसे थोड़ा बाहर निकाल लेता हूं, ये आ गया दूसरा,
और इसके बाद एक और तीसरा पार्ट आ गया जो काम का है, जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है। दैट वन इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ दैट। सो योर फाइबर दैट इज मेड अप ऑफ थ्री इंटरनल कोएक्सियल मतलब जिनका सेंटर सबका एक ही है, बट को एक्सिस है, एक्सिस सबकी सेम है ना, सेंटर सबके सेम ज्वाइन होते हैं। बेटा ये सबसे अंदर का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कोर। कोर हमें पता है इंटरनल पार्ट। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारे पास आया, पहली लेयर इंटरनल लेयर कोर, कोर के ऊपर का जो हिस्सा है बच्चे उसे हम कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहते हैं? CLADDING, क्लैडिंग। अब जो तीसरा हिस्सा जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, ये जरूरी नहीं है हर फाइबर के बाहर हो, ये 2 या 3 फाइबर या उससे ज्यादा, यू कैन से द बंच ऑफ फाइबर्स के बाहर भी हो सकता है। दैट इज जस्ट टू गिव इट अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। वो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए है, क्योंकि अंदर का प्लास्टिक बहुत बारीक है या ग्लास बहुत बारीक है, उसे मोड़ना जोड़ना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सो वी कैन से दैट इज अ बफर कोटिंग और अ जैकेट। इसे बफर कोटिंग भी कहा जाता है या इसे जैकेट कहा जाता है। कोर, क्लैडिंग और आउटर वन इज योर बफर कोटिंग और यू कैन से द जैकेट। ठीक है, हमारे काम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोर और क्लैडिंग। अब जो कोर है, कोर में ट्रेवल करवानी है लाइट, मींस रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होगी। तो इसका मतलब है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ1 लेता हूं और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेता हूं, तो जो आपका μ2 है that will always be less than μ1। मीन्स लाइट ट्रेवल करवानी है किसमें? कोर में। तो कोर होनी चाहिए हमारी डेंसर, और रिफ्लेक्शन कहां होगी? उन दोनों मीडियम के इंटरफेस पे, ये यहां पे इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों जुड़ रहे हैं। जहां पे कौन जुड़ रहे हैं? कोर और क्लैडिंग जुड़ रहे हैं भाई। ये जो सरकमफ्रेंस बनेगा, इस सरकमफ्रेंस के इंटरफेस पे होगी रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है जो बाहर वाली पाइप होगी, अब ये बन गया इंटरनल कोर, इसके बाहर ये क्लैडिंग, उसके बाहर ये जैकेट। तो यहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो भाई μ2 हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि μ2 कम होगा तभी तो बनेगा आपका क्लैडिंग, बनेगा रेयरर। और हमें पता है जब डेंसर से रेयर लाइट ट्रेवल करेगी और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होता है तो रेयरर में लाइट जाती ही नहीं, वो वापस किस में आ जाती है? डेंसर में। तो अब हमारा एक ही काम होता है कि जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट करें, दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर दैट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बात आपको समझ आई? तो आपके पास क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कोर, दैट इज इनर मोस्ट पार्ट, दैट हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर μ1 है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे ज्यादा, मींस इट इज अ डेंसर मीडियम। नंबर 2, इसी में कोर का साइज जो होता है बच्चे, वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट इज द साइज। माइक्रो यू नो दैट इज 10 raised to power -6 मीटर्स। -6 मल्टीप्लायर है, तो माइक्रोमीटर जो हो गया आपका, दैट इज योर आपका माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रो हो गया 10 की पावर -6, मीटर हो गया। तो ये है आपका रेंज किसका? साइज का, कोर का। दूसरा जो क्लैडिंग है, सबसे पहले अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो ये रेयरर होना चाहिए किससे? कोर से। दूसरी चीज, इसका जो साइज है वो इससे बड़ा होगा, कंपेयर मतलब उसका सरकमफ्रेंस बड़ा होगा, साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बट योर μ2 शुड ऑलवेज बी लेस देन μ1। हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तीसरा जो आपका आ जाता है, जिसे हम बफर कोटिंग कह रहे हैं या जैकेट कह सकते हो, प्लास्टिक जैकेट कह सकते हो, दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, दैट इज गिविंग इट द सेफ्टी, कभी कट ना जाए, या उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए यूज किया जाता है आउटर मोस्ट हिस्सा। सो दैट इज बफर कोटिंग। तो बात समझ आई? तो जब इंसिडेंट की जाती है लाइट इस तरह से इंसिडेंट होनी चाहिए कि जाते ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या बनेगा हमारा? दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन
योर क्रिटिकल एंगल। तो बात समझ आ गई आपकी। तो इसकी बच्चे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत ही सारी एप्लीकेशंस मॉडर्न वर्ल्ड में। जैसे लाइट जो है ये मैंने आपको अभी बताया, एंडोस्कोपी में यूज होती है, मींस मेडिकल एग्जामिनेशंस में यूज होती है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में एंडोस्कोपी जैसे यूज किया। दूसरा मैंने आपको बताया जैसे आजकल फाइबर कम्युनिकेशन है, तो इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नंबर एक फास्ट होगा, ठीक है, मींस कम्युनिकेशन में ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग होगी, फास्ट होगी। दूसरी बेटा ये सेफ है, यहाँ पे चोरी करने का कोई डर नहीं है। पहले क्या था कि हमारे पास कॉपर केबल्स थी, कहीं पे भी वी कैन हैव द स्मॉल कट एंड वी कैन ट्रांसफर द डाटा, बट अब यहां भी कट लगाओगे, लाइट विल कम आउट एंड टोटल देयर विल बी अ टोटल डिस्कनेक्शन ऑफ दैट। ठीक है, तो ऑप्टिकल सिग्नल यहाँ पे ओके। और यहाँ पे ये कुछ सेंसर्स में यूज होता है, लाइट है तो सेंसर्स फोटोमेट्रिक होंगे, सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फोटोमेट्रिक सेंसर्स। ठीक है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी, ये तो हमारी एक मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी जो जानी हुई मानी हुई हमारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये बात समझ आ गई आपको। अब यही यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इनका तो आ ही गया। अब कुछ न्यूमेरिकल जो है वो मैं एक छोटा सा बता देता हूं। यहाँ पे जैसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है कि आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल। आपको पूछा जाए, मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूं, क्रिटिकल एंगल किसके लिए, आपको एक मटेरियल दूं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूं, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल आर सिंपली अ ग्लास। ठीक है, ग्लास ही ले लो या वाटर ले लो, कोई भी मटेरियल आप ले सकते हो, कोई भी मटेरियल आपको पूछा जा सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3। √3 मींस 1.732। डन। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हियर। तो क्रिटिकल एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका, साइन IC इज इक्वल टू 1/μ। साइन IC और म्यू का रिलेशन क्या बताया मैंने आपको कि दैट इज इनवर्स ऑफ ईच अदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल दैट इज इक्वल टू 1/μ। तो हमें अगर म्यू चाहिए, म्यू तो हमारे पास है, तो यहां पे आपके पास आ सकता है म्यू निकालना हो तो 1/sin IC। डन। मुझे चाहिए पहला फॉर्मूला, क्योंकि आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ, सो साइन IC ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 1/μ, मींस दैट इज 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया आपका। Done. With the help of this, you can get the value, and it is about 0.5773. That is the value of what? Sine. So critical angle IC की value कैसे निकालोगे? With the help of trigonometric table, you can have the value of this one. So critical angle इस material के लिए कितना आ गया? 35.3 डिग्री। तो इसी तरह आपके पास और भी सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना आप। ठीक है बच्चे, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे मूव करेंगे हम with certain other values with the spherical lenses. So thank you.